स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा के लिए आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर MCQ पढ़ेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। बिल्कुल। और शुरुआत में ही एक बात पर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा टॉपिक एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। तो पहली स्लाइड पर भारत में आपदा प्रबंधन के बुनियादी ढांचे से जुड़े 5 सवाल हैं। पहला पॉइंट है कि भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू हुआ। हाँ, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, सुनामी। बिल्कुल। 2004 में जो हिंद महासागर वाली भयंकर सुनामी आई थी, उसने सिस्टम को हिला दिया था। हाँ। तब जाकर 2005 में ये केंद्रीय ढांचा बना। समझ गई। और दूसरा पॉइंट है कि NDMA का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो कि उसी 2005 के एक्ट के तहत बनाई गई थी। अच्छा। और तीसरा पॉइंट बताता है कि इस NDMA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। फिर चौथा और पांचवा पॉइंट राज्य के स्तर पर है। हाँ, केंद्र में जैसे NDMA है, हाँ। वैसे ही राज्यों में SDMA काम करता है, जिसका फुल फॉर्म 5वें पॉइंट में है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और चौथे पॉइंट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी UPSDMA के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। एकदम सही। तो जो स्टूडेंट्स इसे याद कर रहे हैं वो बस ये लॉजिक लगाएं कि राष्ट्रीय है तो प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे और राज्य है तो मुख्यमंत्री होंगे। ये तो काफी आसान पैरेलल स्ट्रक्चर है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। दूसरी स्लाइड भूकंप और सुनामी की साइंस पर है। छठा पॉइंट है कि भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र हैदराबाद में है। मुझे यहाँ थोड़ा डाउट है। कैसा डाउट? हैदराबाद तो समुद्र के किनारे है ही नहीं, तो ये केंद्र चेन्नई या मुंबई में क्यों नहीं है? यही तो इस सवाल का सबसे बड़ा कैच है। सुनामी चेतावनी केंद्र कोई वॉच टावर नहीं है जहां से लहरें देखी जाती हों। तो फिर कैसे काम करता है? ये एक बहुत बड़ा सैटेलाइट डेटा प्रोसेसिंग सेंटर है। अगर इसे समुद्र के पास बना दिया तो सुनामी आने पर सबसे पहले यही तबाह हो जाएगा। इसलिए इसे सुरक्षित जगह यानी हैदराबाद में बनाया गया है। ओहो, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। मैं तो कभी नहीं भूलूंगी इसे। अब 7वें पॉइंट पर आते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना रिक्टर स्केल है। हाँ। और 8वां पॉइंट है कि भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र सीस्मोग्राफ है। क्या ये दोनों मतलब एक ही बात नहीं है? नहीं, बहुत फर्क है। जैसे बुखार नापने के लिए थर्मामीटर एक यंत्र है, हाँ, पर हम बताते हैं डिग्री में है। तो सिस्मोग्राफ वो मशीन है जो हिलकर रेखाएं बनाती है, और रिक्टर स्केल वो गणितीय नंबर है जो बताता है कि भूकंप कितना ताकतवर था। एकदम क्लियर हो गया। अब 9वां पॉइंट है रिंग ऑफ फायर, जो प्रशांत महासागर में है। यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। एग्जाम्स के लिए इसे रट लेना चाहिए जी। और 10वां पॉइंट है कि आपदा प्रबंधन की 3 अवस्थाएं होती हैं, आपदा से पहले, दौरान और बाद। हाँ, तैयारी, बचाव और फिर पुनर्वास। ये तो किसी नाटक के 3 हिस्सों जैसा लग रहा है। मतलब पहले रिहर्सल, फिर मेन प्ले और अंत में सफाई। बहुत ही शानदार एनोलॉजी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। तीसरी स्लाइड भारत और यूपी की सेंसिटिविटी पर है। 11वां पॉइंट है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसे हम NDRF कहते हैं। उसकी स्थापना 2006 में हुई थी। हाँ, और अभी हमने जो 2005 का एक्ट पढ़ा था ना, जी, बस उसी के 1 साल बाद 2006 में जमीनी स्तर पर काम करने के लिए ये फोर्स बना दी गई। अच्छा। अब 12वीं पॉइंट में भूकंपीय क्षेत्रों की बात है। भारत में 4 सीस्मिक जोन हैं, जोन 2, 3, 4 और 5। हाँ, पर जोन 1 कहाँ गया? बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। पहले 5 जोन हुआ करते थे, लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने तय किया कि भारत में कोई भी जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अच्छा। हाँ, तो सबसे कम खतरे वाले जोन 1 को जोन 2 में ही मिला दिया गया। सही है। और इसी से जुड़ा है 13वां पॉइंट। उत्तर प्रदेश का भूकंप संवेदनशील हिस्सा तराई क्षेत्र और पश्चिमी यूपी है। और जो कैंडिडेट्स यूपी लेखपाल की परीक्षा दे रहे हैं वो इस पॉइंट को दिमाग में बैठा लें। तराई बेल्ट हिमालय के एकदम नीचे है, जो कि बहुत अस्थिर पहाड़ हैं, इसलिए ये इलाका बहुत संवेदनशील है। बिल्कुल। अब 14वां पॉइंट है कि सूखे का मुख्य कारण वर्षा की कमी है। ये तो काफी बेसिक बात है। हाँ, पर 15वां पॉइंट मुझे पूछना है, बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट एक वायुमंडलीय आपदा है? क्या सच में आसमान में बादल गुब्बारे की तरह फट जाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जब किसी छोटे से इलाके में अचानक बहुत ही ज्यादा मूसलाधार बारिश होने लगे, आमतौर पर 100 मिलीमीटर प्रति घंटे से ज्यादा। बाप रे, इतनी ज्यादा? हाँ, तब उसे बाढ़ फटना कहते हैं। ये पूरी तरह से एक वायुमंडलीय घटना है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चौथी स्लाइड बाढ़ और मानव निर्मित आपदाओं पर है। 16वां पॉइंट कहता है कि बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश है। इसका कारण सीधा सा है, इन दोनों राज्यों से हिमालय से निकलने वाली बड़ी नदियां गुजरती हैं। हाँ, जैसे कोसी और घाघरा। बिल्कुल, और बारिश के मौसम में मैदानी इलाका होने की वजह से पानी तेजी से फैलकर बाढ़ ले आता है। समझ गई। 17वां पॉइंट है कि चक्रवात अम्फान से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा प्रभावित हुए थे। हाँ। और 18वां पॉइंट, ये मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा। घरों में जो एलपीजी गैस होती है, उसके रिसाव का पता लगाने के लिए इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। बहुत ही स्मार्ट तरीका है ये। कई लोगों को नहीं पता कि असल में जो शुद्ध एलपीजी होती है उसमें कोई गंध नहीं होती। सच में? तो फिर ये जो महक आती है गैस खुलने पर, वो महक जानबूझकर इथाइल मरकैप्टन डालकर बनाई जाती है, ताकि अगर गैस लीक हो तो तुरंत हमें पता चल जाए और कोई बड़ा हादसा टल जाए। एकदम सही। और मानव निर्मित आपदा की ही बात करें तो 19वां पॉइंट है भोपाल गैस त्रासदी, जो 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी। और 20वां पॉइंट बताता है कि वहां कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइट यानी MIC। एग्जाम्स में ये MIC का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। तो 5वीं स्लाइड अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं पर है। 21वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है जी। और 22वां पॉइंट है सेंडाई फ्रेमवर्क की अवधि के बारे में, जो 2015 से 2030 तक है। ये सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है सर? सेंडाई जापान का एक शहर है। वहां दुनिया भर के देश मिले और तय किया कि आपदा आने के बाद सिर्फ रेस्क्यू नहीं करना है, बिल्कुल, बल्कि पहले ही बचाव के तरीके खोजने हैं। बिल्कुल। आपदा के जोखिम को पहले ही कम करना है। और चूंकि इसका टारगेट 2030 तक का है, ये एग्जाम्स का बहुत फेवरेट सवाल है। अच्छा, जापान की बात हुई है तो 23वां पॉइंट भी वहीं से है। सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी भाषा से हुई है। हाँ, सू मतलब बंदरगाह और नामी मतलब लहरें। और 24वां पॉइंट है कि हिमस्खलन यानी एवलांच पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। इसमें बस इतना याद रखना है कि भूस्खलन में मिट्टी और पत्थर गिरते हैं और हिमस्खलन में बर्फ की विशाल चादर खिसकती है। स्पष्ट है। 25वां सवाल है कि भारत में बाढ़ प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था केंद्रीय जल आयोग यानी CWC है, जो पूरे देश की नदियों के जल स्तर की मॉनिटरिंग करती है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। छठी स्लाइड पर 26वां सवाल है कि NDRF किस मंत्रालय के अधीन आती है? जवाब है गृह मंत्रालय। मुझे लगता था कि ये एक फोर्स है तो रक्षा मंत्रालय के पास होगी। यही कंफ्यूजन एग्जाम्स में नंबर कटवा देता है। रक्षा मंत्रालय बाहरी दुश्मनों के लिए है। अच्छा, पर आपदा प्रबंधन तो देश के आंतरिक प्रशासन का काम है ना, इसलिए NDMA हो या NDRF, सब गृह मंत्रालय के ही अंदर काम करते हैं। ये बहुत ही उपयोगी क्लैरिफिकेशन था। 27वां पॉइंट है कि जंगल की आग को दावानल कहते हैं। हाँ, फॉरेस्ट फायर। 28वें पॉइंट के अनुसार कोविड-19 को महामारी घोषित किया था विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने। जी। और 29वां पॉइंट काफी लॉजिकल है, भूस्खलन रोकने का सबसे अच्छा तरीका वृक्षारोपण या एफॉरेस्टेशन है। इसका विज्ञान बहुत सरल है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को अंदर तक बांध कर रखती हैं। हाँ, तो जब तेज बारिश होती है तो पहाड़ खिसकते नहीं है। एकदम परफेक्ट। और 30वां पॉइंट है कि केंद्र सरकार राज्यों को गंभीर प्रकृति की आपदा पर सहायता देती है, जिसे L3 लेवल कहते हैं। L3 मतलब? आपदा को 3 लेवल में बांटते हैं जी। L1 जिले के लिए, L2 राज्य के लिए, और जब तबाही इतनी बड़ी हो कि राज्य के हाथ खड़े हो जाएं, जैसे केरला की बाढ़ आई थी। हाँ, तब उसे L3 घोषित करके केंद्र अपनी सेना और फंड भेजता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। 7वीं स्लाइड पूरी तरह से टेक्निकल है। 31वां पॉइंट बहुत डराने वाला है। भारत का लगभग 59% भूभाग भूकंप संभावित है। मतलब आधे से ज्यादा देश खतरे की जद में है। बिल्कुल। 32वां पॉइंट कहता है कि चक्रवात के केंद्र का दबाव निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर होता है। इसे एक वैक्यूम क्लीनर जैसा समझो। अच्छा, वो कैसे? समुद्र का पानी जब गर्म होता है तो हवा तेजी से ऊपर उठती है। वहां हवा की जगह खाली हो जाती है, जिसे हम लो प्रेशर कहते हैं। तो आसपास की ठंडी हवाएं उस खाली जगह को भरने के लिए दौड़ती हैं। हाँ, और पृथ्वी के घूमने की वजह से वो गोल गोल घूमने लगती हैं। वही चक्रवात है। अरे वाह, क्या विजुअल था ये। 33वां पॉइंट है कि सुनामी का मुख्य कारण समुद्र के नीचे भूकंप आना है। जी।
34वां पॉइंट राष्ट्रीय सिविल डिफेंस कॉलेज नागपुर में है और 35वां पॉइंट एक अहम शब्द की परिभाषा है, मिटिगेशन यानी शमन, जिसका अर्थ है आपदा के प्रभाव को कम करना। हाँ, जैसे भूकंप को हम रोक नहीं सकते, पर भूकंप रोधी इमारतें बनाकर नुकसान तो कम कर सकते हैं ना। बिल्कुल, खतरे से होने वाले नुकसान को कम करना ही मिटिगेशन है। जैसे बाइक पर हेलमेट पहनना एक्सीडेंट नहीं रोकेगा पर सिर बच जाएगा। क्या बात है, एकदम सटीक एनालॉजी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। 8वीं स्लाइड में उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ बहुत जरूरी फैक्ट्स हैं। 36वां सवाल, भारत में चक्रवात मुख्य रूप से मई, जून और अक्टूबर, नवंबर में आते हैं। हाँ। 37वां पॉइंट है, नदियों का जल स्तर मापने की इकाई क्यूसेक है। मतलब 1 सेकंड में किसी पॉइंट से कितना क्यूबिक फीट पानी बह गया। बाढ़ में पानी छोड़ने की न्यूज में अक्सर यही यूनिट सुनाई देती है। समझ गई। 38वां पॉइंट है टिड्डी दल यानी लोकस्ट अटैक, एक जैविक आपदा है। क्योंकि ये किसी मौसम की वजह से नहीं बल्कि एक जीव के वजह से खेती और इकोनॉमी पर आया संकट है। जी। और अब 29वां और 40वां पॉइंट बहुत खास है। 29वां है, यूपी में बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1954 में हुई थी। 1954। मैं सभी लेखपाल कैंडिडेट से कहूंगा कि इस साल को बिल्कुल रट लें। स्टेट एग्जाम्स में यह सीधे पूछ लिया जाता है। और 40वां पॉइंट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी NIDM का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। 9वीं स्लाइड प्रशासन पर है। 41वां सवाल, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है जिला मजिस्ट्रेट या DM। हमने केंद्र में PM देखा, राज्य में CM देखा, तो जिले में DM का होना पूरी तरह से लॉजिकल है। बिल्कुल। आपदा के वक्त DM ही सारे विभागों को एक साथ ऑर्डर दे सकता है। 42वां पॉइंट है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र तब घोषित होता है जब सामान्य से 25% कम वर्षा हो। जी। 43वां पॉइंट, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। अब आता है 44वां पॉइंट जिसने मुझे हैरान कर दिया। कौन सा? गहरे समुद्र में सुनामी की गति 500 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी स्पीड? यही तो सुनामी का सबसे खतरनाक पहलू है। समुद्र के बीच में लहर सिर्फ 1-2 फीट ऊंची होती है, लेकिन उसकी स्पीड हवाई जहाज जितनी होती है। बिल्कुल। और जैसे ही ये किनारे के उथले पानी में आती है, स्पीड कम होती है पर पानी एक विशाल दीवार बनकर तबाही मचाता है। बाप रे। और 45वां पॉइंट है कि चक्रवात की शक्ति T स्केल से मापी जाती है। हाँ, जैसे भूकंप के लिए रिएक्टर था वैसे ही चक्रवात के लिए T स्केल है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। तो ये हमारे सेशन की आखिरी स्लाइड है। 46वां पॉइंट, ओजोन परत का क्षरण एक पारिस्थितिक आपदा यानी इकोलॉजिकल डिजास्टर है। जी। 47वां पॉइंट ग्रामीण क्षेत्रों की आग पर है जो शॉर्ट सर्किट या चूल्हे की चिंगारी से लगती है। गर्मियों में जब फसलें कटकर रखी होती हैं तब एक चिंगारी भी पूरे गांव को जला सकती है। हाँ। 48वां पॉइंट है अर्ली वार्निंग सिस्टम जो तुरंत सूचना देता है। और 49वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, चक्रवात का सबसे अधिक खतरा भारत के पूर्वी तट पर रहता है जैसे ओडिशा और आंध्र प्रदेश, पर पश्चिमी तट पर क्यों नहीं? बहुत ही शानदार सवाल है। भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी है जिसका पानी अरब सागर से ज्यादा गर्म होता है। और अभी हमने पढ़ा था कि गर्म पानी से लो प्रेशर बनता है। एकदम सही। और हवाओं की दिशा भी उन्हें पूर्वी तट की तरफ ही धकेलती हैं। सब क्लियर हो गया। और अब हमारा आखिरी 50वां सवाल। हाँ। सेंडाई फ्रेमवर्क से पहले कौन सा समझौता था? उत्तर है ह्यूगो फ्रेमवर्क। हाँ, ह्यूगो भी जापान में ही है। 2005 से 2015 तक ह्यूगो चला, फिर उसे अपडेट करके सेंडाई लाया गया। तो पहले ह्यूगो, प्रीफेंडाई। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का सेशन। आज हमने 50 वन लाइनर से पूरे आपदा प्रबंधन का रिवीजन कर लिया, प्रशासनिक ढांचे से लेकर सुनामी की स्पीड और साइक्लोन की ज्योग्राफी तक। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बार बार रिवाइज करें। और सेशन खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जी। हमने ह्यूगो से सेंडाई तक का सफर देखा जो 2030 में खत्म होगा, पर जिस तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बेमौसम आपदाएं आ रही हैं। बिल्कुल। तो क्या हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम भविष्य की अनजान आपदाओं के लिए तैयार है? 2030 के बाद का नया फ्रेमवर्क कैसा होगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये वाकई गहराई से सोचने वाली बात है कि प्रकृति हमेशा हमसे एक कदम आगे है। तो इसी विचार के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।
अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में।